हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। हमारे देश में सब कुछ है, लोहा है, कोयला है, मिनरल्स है, मगर कमी है तो विश्वास की, ट्रस्ट डेफिसिट की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है एक फेमस एजुकेशनलिस्ट इंजीनियर, जिनका कैरेक्टराइजेशन आपने रेंचो के नाम से 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक जिन्हें 26 जुलाई 2018 को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसे एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसके अलावा रोलेक्स और आईआईटी मंडी से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इतनी बड़ी हस्ती अगर 11,500 फीट की ऊंचाई पर, जो कि होता है लगभग 3 किलोमीटर, जहां टेम्परेचर कैन गो एज लो एज -17 डिग्री सेल्सियस, वैसी दुर्गम जगह पर अगर 300 लोगों के साथ 21 दिन के क्लाइमेट फास्ट पे बैठे हैं, तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो कि पूरे हिंदुस्तान को सुननी चाहिए। मोदी जी के कानों तक शायद अब तक ये बात नहीं पहुंची है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन तक ये बात पहुंचाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि देखिए, अगर इस देश के किसी कोने पे बैठे हुए एक भारतीय को भी तकलीफ होती है तो दर्द हम सबको होता है, क्योंकि ये देश चाइना की तरह ऑटोक्रेटिक नहीं है। यहाँ चाइना की तरह ऑटोक्रेसी नहीं चलती, यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। सर, लोगों की आवाज को आपको सुनना होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से ये देश बना है। जैसे अटल जी कहा करते थे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज लद्दाखी लोगों का दर्द देखकर तो शायद उनकी आत्मा भी रो रहा होगा, क्योंकि इन लोगों की बात उस लेवल पे अब तक नहीं सुनी जा रही है जिस हिसाब से उसे सुननी चाहिए थी। तो इससे पहले कि मैं लद्दाखी लोगों के प्रोटेस्ट और डिमांड की बात करूं, पहले मैं थोड़ी सी इस रीजन की ज्योग्राफी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम जब लद्दाख रीजन की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये एक कोल्ड डिजर्ट रीजन है, जहां आज की तारीख में आपको दिखेगा कि टेम्परेचर आर गोइंग एज लो एज -10 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री या फिर -17 डिग्री सेल्सियस। हम जब हिमालय को देखते हैं तो हिमालय इज ए सीरीज ऑफ रेंजेस, पैरेलल रेंजेस। ये स्टार्ट होता है गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन से। उसके बाद फिर ये स्टार्ट्स विद द फर्स्ट रेंज विच इज शिवालिक, फिर आता है द मिडिल हिमालयाज, उसके बाद फिर आता है द ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, और एनीथिंग व्हिच इज अबव एंड बियॉन्ड हिमाद्री उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में 4 माउंटेन रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। द लद्दाख प्लेटो एक फ्लैट टॉप है जो कि वास्तव में काराकोरम और हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। लद्दाख प्लेटो के नॉर्थ की तरफ है काराकोरम रेंजेस, जबकि साउथ की तरफ है हिमालय। लद्दाख रीजन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि इंडियन कंट्रोल में है, वो लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर्स में, एंड दिस इज द वाटर हेड ऑफ दिस एंटायर साउथ एशिया रीजन। तो नेचुरली ये चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए एक जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट रखता है, क्योंकि इसके नॉर्थ में आपको दिखेगा कि जिनजियांग रीजन, जहां पे उनिनगार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा अक्साई चीन। उससे और राइट जाओगे तो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन, वेस्ट में आपको कश्मीर वैली मिलेगा और साउथ वेस्ट रीजन में जम्मू वैली। लद्दाख रीजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू द अटल टनल। द लैंडस्केप ऑफ दिस रीजन इज सिमिलर टू द लैंडस्केप ऑफ लाहौल एंड स्पीति, द नॉर्थ सिक्किम रीजन, द भूटान रीजन एंड द नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख रीजन को चाइना अपने 5 फिंगर पॉलिसीज में कंसीडर करता है, यानी चाइना अपना पार्ट मानता है लद्दाख रीजन को। तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि लद्दाख रीजन हमारे लिए कितना मायने रखता है। अब बात करते हैं इस रीजन की हिस्ट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। लेह लद्दाख को पहले कुछ लोग मर्यूल या फिर लॉलैंड कहते थे, तो कुछ लोग इसे खाचुम्पा कहते थे। चीनी भिक्षु फायान ने इसे कियाछा कहा है, तो वहीं चीनी परिव्राजक ह्यूएनसांग ने इसे मालूफू कहा है। 10वीं शताब्दी के मध्य से ही लद्दाख एक स्वतंत्र देश था। वर्तमान का लद्दाख 2 प्रांतों में विभाजित था, जबकि तीसरा पश्चिमी तिब्बत था। पश्चिमी तिब्बत का क्षेत्र राज्य से अलग हो गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध लद्दाखी शासक सेंगे नामग्याल ने इसे फिर से मिला लिया। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और चाइना ने क्रमशः 78,114 स्क्वायर किलोमीटर और 37,555 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, जबकि राज्य का शेष हिस्सा भारत में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र का 5,180 किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र भी अवैध रूप से चाइना को उपहार में दे दिया। लद्दाख, जिसमें वर्तमान लेह और करगिल जिले शामिल है, राज्य के 7 जिलों में से एक बन गया। 1979 में जब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो लद्दाख जिले को 2 पूर्ण विकसित जिलों में विभाजित किया गया, लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। सन 1989 में बुद्धिस्ट और मुसलमानों के बीच हिंसक दंगे हुए। कश्मीरी डोमिनेटेड स्टेट से ऑटोनॉमी की मांग उठने लगी। 1991 में लेह डिस्ट्रिक्ट में एक पीस पेगोडा बनाया गया निपुंजन माइहोजी द्वारा। ये एक जापानीज बुद्धिस्ट संघ है जिसे नीचिदास्तु फूजी के द्वारा, जो कि एक जापानीज बुद्धिस्ट मंक थे, उनके द्वारा 1917 में बनाया गया था। 90 के दशक से जो मांग चल रही थी कश्मीरी डोमिनेटेड स्टेट से, उसके चलते 1995 में LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की गठन की गई। लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अब लोकली इलेक्टेड हिल काउंसिल्स, जिनके पास स्थानीय नीति और विकास निधि पर कुछ नियंत्रण है। 2003 में इसको करगिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया। 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था तो लद्दाखी लोगों ने इसको अपना इंडिपेंडेंस डे कहा था और भारी मात्रा में बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि लंबे समय से लद्दाखी लोगों की ये नाराजगी थी कि जम्मू और कश्मीर के स्टेट में होने की वजह से मोस्टली कश्मीर के बारे में न्यूज़ आर्टिकल से सारे छपते थे और पूरा जो लेफ्ट और लिबरल्स है वो भी सिर्फ कश्मीर 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 ही किया करते थे। ह्यूमन राइट्स कश्मीर के ये हो गए, वो हो गया, टेररिज्म एक्टिविटीज को भी बड़े प्यार से जस्टिफाई किया जाता था। तो ऐसे में लद्दाखी लोगों को इजीली इग्नोर कर दिया जाता था। तो इसी वजह से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उन्हें लगा कि शायद अब उनकी बात सुनी जाएगी, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है ये तो आपके सामने है। लद्दाख को सिविल सर्वेंट्स चलाते हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। अभी ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर से, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। 370 के हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी हुआ विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी MLA नहीं बचा और उनके वहां से सिर्फ एक ही MP कैंडिडेट इलेक्ट होके आ सकता है। तो बेसिकली लद्दाख को अब ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। अब बात करते हैं उनके डिमांड्स के बारे में। उनका पहला डिमांड ये है कि उन्हें 6th शेड्यूल दिया जाए। तो देखिए, लद्दाख क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वाटर स्कार्सिटी भी है, यानी वाटर सप्लाई इम्बैलेंस होने की वजह से लॉन्ग टर्म एवरेज रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पानी की कमी है। इसी वजह से वहाँ पर हमें ह्यूमन सेटलमेंट भी कम दिखता है, माइग्रेशन होता नहीं, तो इसके कारण वहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसी वजह से वहाँ एक यूनिक कल्चर का जन्म होता है, एक यूनिक स्क्रिप्ट, एक यूनिक फॉर्म ऑफ लाइफ, एक यूनिक वे ऑफ लाइफ हमें वहां पर दिखता है। तो इसका प्रोटेक्शन चाहते हैं लद्दाखी लोग, लेड बाय सोनम वांगचुक, एंड दिस प्रोटेक्शन दे आर डिमांडिंग अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलता है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके ट्राइबल एरियाज पर इसे लागू किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244(2) और 275(1) के अंतर्गत इस 6ठी अनुसूची का प्रावधान रखा गया है। 6th शेड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक ये है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कानून बनाने का अधिकार देना। वो कुछ निर्दिष्ट मामलों पर, जैसे लैंड, कैनल वाटर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस, सोशल कस्टम्स, यानी जो भी उनके परंपराएं हैं, शादी, तलाक आदि विषयों पर अपने खुद के कानून बना सकते हैं। उनका दूसरा डिमांड है कि वो फुल फ्लैश्ड स्टेट चाहते हैं। दे वांट मोर डेमोक्रेसी, मोर रिप्रेजेंटेटिव इन लद्दाख। वो जब JNK के पार्ट हुआ करते थे तब उनके पास एटलीस्ट 4 MLA कैंडिडेट होते थे, पर आज जब वो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं तो उनके पास एक भी MLA नहीं बचा है। इसी वजह से उनका कहना है कि वो अपने लोगों को खुद चुनना चाहते हैं, ताकि वो चुने हुए लोग, उनके अपने लोग, लद्दाख के लिए कानून बनाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाहर से आए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर, IAS, IPS ऑफिसर्स जो कि एक फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, वो आउटसाइडर्स उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करें। जाहिर सी बात है, ऑफिसर्स उनके कल्चर को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां की पॉलिसी मेकिंग के लिए। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर में। उनका तीसरा डिमांड है, उनके वहां लद्दाखी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, SSC हो। उनके वहां डेवलपमेंटल गैप्स रहे हैं, तो ऐसे में देयर इज ए इशू ऑफ जॉब्स, और वो चाहते हैं कि उनके लोकल लोगों को जॉब्स मिले। देयर शुड बी सम लोकल रिजर्वेशंस फॉर द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख में एक और मेजर इशू है क्लाइमेट चेंज का। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो जो स्नोफॉल होता है, व्हिच इज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं, तो रिसेंटली हमने देखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में काफी फ्लक्चुएशंस हुए हैं। इसकी वजह से कश्मीर वैली में, लद्दाख में सर्दियों के दौरान स्नोफॉल कम होती है, बर्फबारी
बर्फबारी कम होती है। तो इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऐसे फ्रेजाइल्स रीजन्स पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो इसीलिए वो अपना वॉइस रेज कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इशूज पर कि कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मॉडल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके वहां भी वही मॉडल फॉलो हो, क्योंकि जिस तरीके से वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उससे वहां के सस्टेनेबिलिटी पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। लद्दाख में अगर आप खुदाई करते हुए अंदर जाते हो तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और जो ग्राउंड वाटर है उस टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। अगस्त 2022 में ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के दौरान कुएं की खुदाई करते हुए टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा और जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे ओएनजीसी, ये उनके कंट्रोल के बाहर चली जाती है और ग्राउंड से हॉट फ्लूइड बाहर निकल आने लगे, जिसमें कि रॉक्स वगैरह मिले हुए थे। हालांकि बाद में 12 घंटों के अंदर इस पूरे सिचुएशन पर प्रोजेक्ट टीम ने काबू पा लिया था, पर कहने का मतलब है कि उस दिन कुछ भी हो सकता था और हमारी केंद्र सरकार बाद में सिर्फ एक दुखद घटना है बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। 2-3 दिन तक ट्विटर पे हैशटैग चलते और ज्यादा से ज्यादा शायद हमारे प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आके रो देते, लेकिन झेलना लद्दाख के लोगों को ही पड़ता। इसीलिए वो अपना खुद का मॉडल चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप आइस्तूपा से ले सकते हो, सेकमोल से ले सकते हो, जो स्कूल सोनम वांगचुक जी खुद चला रहे हैं, व्हिच वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। तो वे प्राकृतिक ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं ताकि कार्बन इंपैक्ट, क्लाइमेट इंपैक्ट कम किया जा सके। और वो ये भी चाहते हैं कि हिमालयन स्टेट्स जो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक मॉडल बने। 2010 के डेटा के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 2,75,000 लोग यहाँ रहते हैं, पर अभी सोनम जी का ये कहना है कि अब लगभग 3 लाख के करीब लोग यहाँ रहते हैं और 97% ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल इन नेचर, पेस्टोरल इन नेचर। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि चाइना घुसपैठ कर रहा है। कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे जी ने यह कहा कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू एग्रेशन कर रहा है इस रीजन पे। तो काउंटर में भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच एक बफर जोन क्रिएट हो रहा है। तो जितना ये बफर जोन इंक्रीज होगा उतना ही जो ग्रीन एरियाज है वो श्रिंक होते जाएंगे। तो अगर ये पेस्चर्स श्रिंक होते हैं, ग्रीन एरियाज कम होने लगते हैं, तो पेस्टोरलिस्ट फार्मर्स के लिए ज्यादा गोट या सीप रखना मुश्किल होगा, उनके लिए ये नुकसानदायक है। अगर वो ज्यादा गोट या शिप रेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे में वो ज्यादा ऊल भी नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली उनके इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज बार बार यहाँ के नेचुरल फ्लो सिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है। कभी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट कर रहा है, तो कभी वो मानसून इफेक्ट कर रहा है, कभी वो ड्रॉट्स लेके आ रहा है, कभी वो फ्लैश फ्लड लेके आ रहा है, जिसकी वजह से लद्दाखी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बाद एक और इश्यू होता है टूरिज्म का। आप भी सोच रहे होंगे कि टूरिज्म तो लद्दाख की इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, एक होता है वैल्यू टूरिज्म और एक होता है वॉल्यूम टूरिज्म। 2010 से पहले यानी 3D के आने से पहले यहाँ पर करीबन 10-20 हजार लोग सालाना आया करते थे, लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा बढ़ता गया है और आज की तारीख में केवल 5 महीने के अंदर 6 लाख से भी ज्यादा लोग लद्दाख विजिट करते हैं। पर ये पूरे लद्दाख को विजिट नहीं करते, कुछ डेस्टिनेशंस पर ही उनका रुझान रहता है। तो उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर कार्बन इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा जाते हैं। जैसे मानिए आपने अपने 3-4 दोस्तों के साथ लद्दाख का ट्रिप प्लान किया, तो सबसे पहले तो आप डीजल गजलिंग कार लोगे, फिर पीने के लिए पानी की प्लास्टिक की बोतल, लेस के पैकेट्स और 2-4 बियर के बोतल मान लीजिए। तो ऐसे में उन वेस्ट को आप वहीं लद्दाख पर ही डिस्पोज करके आओगे। अब फिर इनको रिसाइकल करने के लिए बड़े बड़े डीजल गैसलिंग ट्रक्स आएंगे, उन वेस्ट को वहां से लेके जाएंगे। इसके अलावा द सिटी ऑफ ले हैज ए सैनिटेशन प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे अभी तक पाइपलाइंस नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पर सीवेज का भी प्रॉब्लम हमें दिखता है। तो सीवेज को भी उन ट्रक्स पर मूव करना पड़ता है। सोनम जी का ये कहना है कि उनके वहां के लोगों को यह आदत है कि वो 5 लीटर पानी में अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं, पर जब प्लेन एरिया से बहुत ज्यादा लोग टूरिज्म पर जाते हैं तो उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है कंपैरेटिवली लद्दाख के लोकल लोगों से। इसके अलावा टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए जनरेटर्स का यूज भी बढ़ेगा और जनरेटर सेट्स आर डीजल गैसलिंग। तो अगेन
एमिशन होगा। और ये वॉल्यूम टूरिज्म पूरे लद्दाख में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कुछ सर्टेन एरियाज पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से अभी वहां के लोकल लोगों को ये क्लाइमेट इंपैक्ट फील हो रहा है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जल्दी और ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। तो सोनम जी का ये कहना है कि हम टूरिज्म को तो सपोर्ट करते हैं, पर इट शुड बी रेगुलेटेड, किस टाइम पे किस महीने में कितने लोग आने चाहिए उसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाया जाए, उसके बेसिस पर लोगों का आना जाना रहे ताकि मिनिमल इंपैक्ट हो। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंस रहा है लद्दाख को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो पार्टी है बीजेपी, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल देंगे, लेकिन अभी वो 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 5th शेड्यूल में होता ये है कि पहले तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कुछ पार्टिकुलर एरियाज को कि ये ट्राइबल पार्ट ऑफ लैंड है, उसके बाद उन एरियाज के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो डायरेक्टली अपने रूल्स रेगुलेशन डिसीजंस तो नहीं ले सकते, पर हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर को एडवाइस जरूर कर सकते हैं कि उनके एरियाज के लिए क्या सही होगा। हाँ, इस काउंसिल की एडवाइस का एक वैल्यू होता है, पर अल्टीमेट डिसीजन उनके पास नहीं रहता। अब सवाल यह भी बनता है कि जब इस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सोनम वांगचुक जो कि हमेशा इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए खड़े होते हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट का इन्वेंशन किया था ताकि हमारे जवान लद्दाख रीजन के सियाचिन और गलवान वैली के ठंड में इसका इस्तेमाल कर सके, तो एक ऐसे इंसान की बात आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनना चाहता, क्यों उनके बातों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है? क्योंकि अगर इसको 6th शेड्यूल में डाल दिया गया तो एक दिक्कत ये हो सकती है कि अगर कल को चाइना के साथ कुछ इश्यू हुआ तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली जाना पड़ेगा, ऐसे में चेन ऑफ कमांड लंबी हो सकती है। बॉर्डर पे कुछ इश्यू होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन आएगा, फिर उस डिसीजन को आगे ऑटोनोमस काउंसिल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है कि इसको कहते ही 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए, क्योंकि हम चाइना की तरह ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। पर पराग छेत्री जी का यह कहना है कि भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, यहाँ जितनी फ्रीडम है उससे ज्यादा तो शायद आपको रशिया में मिलेगा। पराग जी अपने रियलिस्ट प्रोस्पेक्टिव को आगे रखते हुए कहते हैं कि हमें लगता है कि हम डेमोक्रेटिक है क्योंकि हम वोट दे पा रहे हैं, पर यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या वोटिंग राइट होना ही डेमोक्रेसी है? क्योंकि छेत्री जी का यह मानना है कि अगर स्टेट चाहे तो वो नेशनल सिक्योरिटी या फिर किसी और बहाने से ही सही वो कर सकता है जो करना चाहता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन सब शब्दों का, इन आइडियाज का इतना बड़ा मोल नहीं होता। ये सुनने में थोड़ा सा आपको कड़वा लगे, पर अगर आप अपने नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को थोड़ा सा साइडलाइन करके सोचोगे तो शायद आपको भी लगेगा कि पराग छेत्री जी की बात में थोड़ी सही पर सच्चाई तो है। इस बात को आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते। अब सवाल ये बनता है कि अगर लद्दाख में 6th शेड्यूल लगा दिया जाए तो इससे क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा? जो 6th शेड्यूल स्टेट्स है उनमें क्या कोई परेशानी नहीं है? परेशानियां तो वहां भी है। ट्राइबल रीजन्स में भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, तो मैंने इन सारी चीजों को ग्राउंड लेवल पर काफी हद तक देखी हुई है। ट्राइबल्स के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और ये बात सोनम वांगचुक जी मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि लद्दाख को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम लद्दाखीज एंड आउटसाइडर्स, ताकि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कस्टमरी राइट्स पर इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के कल्चरल सिग्निफिकेंस को अफेक्ट ना करे। अब ऐसा तो नहीं कि स्टेट में अगर 6th शेड्यूल लगा दिया जाए तो उस स्टेट में अचानक से डेवलपमेंटल फंड्स इंक्रीज होगा, डेवलपमेंटल पैरामीटर सडनली एकदम से ऊपर चला जाएगा या इकोनॉमी बूस्ट होगा। इनफैक्ट जो ट्राइबल इश्यूज है वो फिर भी रहेंगे, रहने के चांसेस है। तो कहने का मतलब है 6th शेड्यूल सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे डिमांड की, जो कि है फुल स्टेटहुड की। आप पहले जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट थे, फिर आप यूनियन टेरिटरी बने और अभी आप मांग कर रहे हो फुल फ्लैश्ड स्टेट की। तो ये थोड़ा सा सेंटर के लिए भी क्रिटिकल तो होगा। पर यहाँ पर सोनम जी का ये कहना है कि अगर आप हमें फुल स्टेटहुड नहीं भी दे रहे हो तो आप हमें यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर दीजिए, ताकि इस यूनियन टेरिटरी के पास भी विधानसभा हो, यहाँ से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाए, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर पाए, जो कि यहाँ के लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इस रीजन को और इस रीजन के लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें अब ये देखना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक तो पंचायत लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं ताकि उनके पास लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि ग्राउंड लेवल पर उनके वहां के लोगों के लिए काम कर सके। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 371,
एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि लद्दाख को स्पेशल पावर्स, स्पेशल ट्रांजिशनरी पावर्स दिया जा सके। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें लेजिस्लेचर भी दे, ताकि उनको ये फील हो कि वो भी डेमोक्रेटिक भारत का ही हिस्सा है, उनके पास रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो वो अपने रीजन के लिए, अपने लोगों के लिए ज्यादा कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अभी इलेक्शंस की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा लद्दाख के क्लाइमेट चेंज के इश्यू को भी सीरियसली लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, स्नो स्तूपा की क्रिएशन के बारे में, वाटर शेडेड डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में। हम यहाँ पर ग्रीन सेक्टर्स भी डाल सकते हैं, सोलर एनर्जी प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे सोनम जी ने किया भी है इंडियन आर्मी के लिए। इसके अलावा अभी जैसे ओएनजीसी भी प्रयास कर रही है जियोथर्मल एनर्जी की, इसमें कोयल या फिर फोसाइल फ्यूल बेंड करने की जरूरत नहीं है, और इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि 1 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जा सके, वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। तो खैर अभी ये कोशिश चल रही है, पर कहने का मतलब है कि हम इस रीजन को एनर्जी पावर हाउस बना सकते हैं विदाउट द एमिशन। इसके अलावा ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को और ज्यादा पावर दे दिया जा सकता है। इन पावर्स को स्टेटहुड में इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि अब इनके पास अगर शेड्यूल 6 हो या ना हो, अगर ये पावर्स मिल जाते हैं और इसने एक पीस ऑफ लॉ में लिख दिया जाए, तो फिर ये अपने आप लद्दाख रीजन के रियल डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि लद्दाख रीजन क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के इश्यूज भी आ रहे हैं, वो चाइना पाकिस्तान के एक्सेस के एडवाइजरी को भी फेस कर रहा है थ्रू दी वन बेल्ट वन रोड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसे में ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उनकी बातों को, उनके डिमांड्स को देश भर में पहुंचाएं। हमें अधिक विचार विमर्श पूर्ण दृष्टिकोण, अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण और खुली बहस अपनानी चाहिए, ताकि लद्दाख के लोगों के लिए अधिक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट हो, जो सभी मुश्किलों के बावजूद हमेशा भारत और भारतीय सेना के साथ खड़े रहते हुए आए हैं, खड़े रह रहे हैं। सोनम जी बार बार ये कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जी के कानों तक शायद अब तक हमारी बात नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि उन तक ये बात पहुंचाया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन तो हमारे देश में सोई हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही, और मोदी जी भी अपने इलेक्शन रैली में व्यस्त है, और वैसे भी लद्दाख से तो सिर्फ एक ही एमपी कैंडिडेट आते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का लद्दाखी लोगों के डिमांड्स पर इंटरेस्ट ना होना हम समझ सकते हैं। अगर कुछ हिंदू मुस्लिम वाला मिर्च मसाला होता तो शायद इस चीज को सीरियसली लिया जा सकता था, लिया भी जाता, पर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें सीरियस होने की जरूरत है, भले चाहे पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सीरियस ना हो, क्योंकि हमें लद्दाखी लोगों को समझना और सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज लद्दाख रो रहा है, कल आपकी भी बारी हो सकती है। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर तो आखिर क्या ही कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि मोदी जी नहीं तो कम से कम उनके साथ रहने वाले किसी तक तो ये वीडियो पहुँचे। भले चाहे आप मेरे वीडियो को शेयर मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ लद्दाख के प्रोटेस्ट के ऊपर या फिर इस पूरे मामले को लेकर जो भी आपको वीडियो मिले उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भारतीय हैं और हर किसी को सुनना और समझना ये हमारी देश की हजारों सालों से चली आई परंपरा है। जय हिंद, भारत माता की जय।